सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत। सर के बारे में आप सब जानते हैं, एक अच्छे विचारक, चिंतक, लेखक, साहित्यिक, अभ्यासक और अभी-अभी नागपुर में कल जो है इनकी प्रोफ़ेसर की डायरी एक इस किताब का मराठी अनुवाद जो है उसका विमोचन हुआ। काफ़ी अच्छा शानदार प्रोग्राम रहा। आपको बधाई उसके लिए। बहुत शुक्रिया। और आज हम अलग-अलग समसामयिक मुद्दों पे चर्चा करेंगे, विशेषतः एससी-एसटी क्लासिफ़िकेशन के संदर्भ में, क्रीमी लेयर के संदर्भ में और शिक्षा के स्तर पर भी हम लोग आज चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत सबसे धन्यवाद। पहले तो आपको बधाई कि आपने बहुत शानदार कल जो है लॉन्चिंग हुआ, विमोचन हुआ और इस माध्यम से मराठी की बुक्स भी जो है पहली बार लोगों तक पहुँच गई है। उसके लिए आपका बहुत-बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद और इसके लिए आयोजन समिति और आपका खास शुक्रिया। हमने किताब जब लिखी हिंदी में बहुत पॉपुलर हुई थी, यस। प्रोफेसर की डायरी, और अमेज़न की रैंकिंग में भी वो नंबर 1 रही। दैनिक जागरण ने भी अपने बेस्ट सेलर में उसे नंबर 1 रखा। 40,000 तक लोगों ने खरीदा और पढ़ा है। अ, बात संख्या या बेस्ट सेलर होने की नहीं है जिससे हम बहुत खुश हों। हुँ, बात इसकी है कि एक प्रोफेसर जिसे नौकरी से निकाल दिया, उसने एक हिम्मत की कि कलम, किताब, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसकी बात जो अंदर की है, हाँ। चाहे वो पॉजिटिव स्टोरी है चाहे नेगेटिव, वो लोगों तक जाए। वो लोगों तक पहुंच गई। 4 भाषाओं में अनुवाद, ये बड़ी बात है, और मराठी में अनुवाद हुआ। महाराष्ट्र से एक अलग वैचारिक रिश्ता बन गया है। मराठी में लोगों का इतना प्यार मिला और इतना शानदार प्रोग्राम हुआ। प्रोफेसर सुखदेव थोराट आए जो यूजीसी के चेयरमैन रहे हैं, फिरदौस मिर्जा साहब आए और तमाम लोग रहे। तो ये मुझे खुशी है कि अब मराठी में भी लोग उसे पढ़ेंगे और कलम और किताब को बचाने की लड़ाई और मजबूत होगी। बिल्कुल, कलम और किताब को बचाने की लड़ाई मज़बूत करेंगे और इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल भी है कि आप भी काफ़ी मुखर होकर उस पे बात कर रहे हैं एससी-एसटी क्लासिफ़िकेशन के संदर्भ में, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है। और इसमें जो है काफ़ी ऐसे ऑब्जर्वेशंस भी आए हैं जिस पर भी तमाम लोग अपनी चिंताएँ ज़ाहिर कर रहे हैं। आपने बहुत प्रखरता से इस बात को रखा है कि एससी-एसटी का क्लासिफ़िकेशन जो है, ये इतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करेगा या फिर इससे कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होगा। आप किस तरह से मानते हैं इस बात को? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि आज तक आज़ादी का अमृत काल चल रहा है और देश में एक डिबेट नहीं हुई हुँ, कि आरक्षण है क्या? एग्ज़ैक्टली। आरक्षण की बुनियाद क्या है? छत्रपति शाहू जी ने क्या सोच कर के आरक्षण लागू किया 26 जुलाई 1902? संविधान सभा में क्या बहस हुई आरक्षण को लेकर के? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या सोचते थे आरक्षण को लेकर के? और इस देश के नागरिकों को हमने इसकी ट्रेनिंग नहीं दी। हुँ, आज भी लोग समझते हैं कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जी, बिल्कुल। और आरक्षण की सामाजिक वंचना, सामाजिक तिरस्कार, इसकी वजह से एक प्रतिनिधित्व की भागीदारी का जरिया बना आरक्षण, हुँ, ताकि उस आबादी के लोग देश चलाने में भी हर जगह रहें। ये हमने ट्रेनिंग ही नहीं दी अपने देश के लोगों को। कल तक ये चट्टी चौराहे पर भी इसकी बात होती थी कि कितनी पीढ़ी से आप आरक्षण लेंगे, हाँ। और आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। 1940 में किताब लिखी है आरएसएस के गुरु ने हुँ, हुँ, कि आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए, जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये एक विचार पहले से था, जो लोग आरक्षण के विरोध में खड़े रहे। तो आज उनकी सत्ता है तो विचार मजबूत हो गया। विचार और मजबूत हो गया, और मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि इस बात, ये जो फैसला 7 जजेस के बेंच का आया, हुँ, इसमें कुछ जज यही टिप्पणी कर रहे हैं हाँ। कि एक पीढ़ी को मिल गया तो दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। क्या हुँ, आरक्षण आर्थिक आधार पर, जिस आधार पर दिया ही नहीं गया है, उस आधार पर इसकी समीक्षा होगी? और इस इसलिए मैं कुछ जो बहुत खतरनाक पॉइंट है इस हुँ, जजमेंट में, उस पर अभी बात कर रहा हूं जी, कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी का एक जरिया है। आज 7 अगस्त को हम और आप बात कर रहे हैं। हाँ। आज मंडल दिवस मनाया जी जाता है। हाँ। आज विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण ओबीसी को देने के लिए घोषणा की थी, और उस मंडल कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है, समानता केवल समान लोगों में हो सकती हुँ, है, असमान लोगों में कोई समानता कभी नहीं संबंध होती। दे सकते हैं। उसका नियम जब बनेगा तो वो असमान ही होगा। राइट। इसीलिए पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन है ये, और ये दुनिया के बाकी देशों में भी है। इस देश में 75 साल हो गया। हुँ, मेरा अब एक सवाल है, जो चट्टी चौराहे पर कल तर्क दिया जाता था आरक्षण विरोध में, वही अब सुप्रीम कोर्ट के भीतर सुनाई देगा तो हमें पीड़ा होगी हुँ, कि भाई उनका बेटा का बेटा फायदा ले रहा है। इस तर्क से आप आरक्षण पर कृपया टिप्पणी न करें, और अगर आप कर रहे हैं तो आंकड़े बताएं
हाँ, कितने शेड्यूल कास्ट, कितने शेड्यूल ट्राइब, कितने अदर बैकवर्ड क्लास, इसके कितने परसेंट लोग हैं जो इस तरह के क्रीम बन गए हैं। इस फैसले में, जो कि 1975 में पंजाब हाई कोर्ट में था, फिर पंजाब ने डिवीजन किया था, फिर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कोशिश की गई कि शेड्यूल कास्ट में डिवीजन करें, सब कैटेगराइजेशन कर दें। मामला कोर्ट में पहुंचा 2004 और 6 में। ईवी चिनैया का मामला हो आंध्र प्रदेश सरकार का, या हाँ, 5 जजों की बेंच बैठी थी और 5 तब जजेस की बेंच बैठी, उन्होंने ये कहा कि बांट नहीं सकते, हाँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन को बांटा नहीं जा सकता, खासकर शेड्यूल कास्ट के लिए बात हो रही थी। और आर्टिकल 341, 342 राष्ट्रपति, संसद, यस, इनको ये अधिकार इनको भारत का अधिकार है। संविधान और देता है। बिला त्रिवेदी ने भी उनकी जजमेंट यही बात बेला की थी। त्रिवेदी ने, क्योंकि 6 बनाम 1 से। मेरी टिप्पणी इस पूरे जजमेंट पर साफ तौर पर यह है कि ऐसी कौन सी हड़बड़ी है कि ये बात अभी कर दी गई। मिसाल के तौर पे शेड्यूल कास्ट में सब क्लासिफिकेशन करना है, तो ट्राइब में क्यों कर दिया? हम्म इस फैसले वो में तो ट्राइब मुद्दा को ही क्यों नहीं शामिल था। कर दिया? हाँ, ट्राइब का मसला ही नहीं है। कोई मसला ही नहीं था उसमें। क्रीमी लेयर कहां से आ गया? हाँ, जो इस पूरी जजमेंट के प्रोसेस में क्रीमी लेयर का तो सवाल ही नहीं। कोई सवाल ही नहीं था। ये मुझे एक चिंता पैदा करता है। हम्म, हम क्रीमी लेयर पर डिबेट कर लें अलग से। जी, ओबीसी में क्रीमी लेयर आया इंदिरा साहनी जजमेंट में, कहाँ है वो क्रीम जिसके लेयर आप खोजने लगे? ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुए 30 साल होने को है लगभग, और यूनिवर्सिटीज में 4% प्रोफेसर ओबीसी हाँ, के हैं। आपने वो डेटा भी दिया था हमने आपने। पब्लिक डोमेन में रखा। हाँ, तो हमारी इस जजमेंट पे, जो कि जजमेंट में कुछ अच्छी बातें भी हैं, कि अभी वो स्टेट को दिया गया हाँ, है क्वांटिफाइबल डेटा की बात उन्होंने कि कही है। वो सब होगा, राज्य उसको खोजेगा, इसका दुरुपयोग नहीं होने देगा कि वो किसी और से। लेकिन सर, अभी इसकी जरूरत क्या थी? बिना आंकड़ों के हाँ, जातिवार जनगणना जब तक इस देश में नहीं नहीं होगी, होगी, एग्जैक्टली। तब तक क्रीमी लेयर, सब कैटेगराइजेशन, इस पर बात कैसे होगी? हम, इसका अर्थ ये नहीं है कि ओबीसी में जो अति पिछड़े लोग हैं, या शेड्यूल कास्ट में जो जातियां बहुत पीछे रह गई, या ट्राइब में जो जातियां बहुत पीछे रह गई, उनके खिलाफ हम कतई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई भी नहीं रहेगा, हर कोई चाहेगा कि उनका अपलिफ्टमेंट हो। सामाजिक न्याय का मतलब यही है यही है, कि यस। हम 3743 जातियां अगर ओबीसी में हैं तो 3743 की बात करते हैं। हाँ, हम अगर 1200 के आसपास जातियां शेड्यूल कास्ट में हैं, ट्राइब में इतनी सारी जातियां हैं, तो हम चाहेंगे कि सबका भला हो। यस, इसलिए हम उनके खिलाफ कतई नहीं है, यस, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वर्गीकरण हो तो ठोस आधार पर हो, आंकड़ों के साथ हो। अगर वो नहीं है तो इतना हड़बड़ी किस बात की है? इसका मतलब पीछे कोई मंशा और तो नहीं है। बिल्कुल। और एक बात हमने ये भी देखी है कि जो एक बात, ये तर्क दिया जाता है, जनरली हमने देखा है कि बहुत सारी जो ऐसी शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटीज़ है, शिक्षा का अभाव काफ़ी होता है, और 10वीं 12वीं के बाद तो बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं ले पाते, ये भी दिक्कत है। तो ऐसे में फिर एनएफएस का भी एक मुद्दा आ जाएगा। हम तो आपने ठीक किया कि अब मैं तो 14 साल प्रोफेसर रहा, हाँ, प्रोफेसर की डायरी लिखी है तो इस बात को खुल के लिखी है। अमृत काल चल रहा है देश का, और एनएफएस किया जा रहा है प्रोफेसरों को, जो यस, कि एलिजिबल प्रोफेसर हैं, एलिजिबल होने मिनिमम के बाद। क्वालिफिकेशन वो फुलफिल कर रहे हैं। हाँ, ये अब कैसे लड़ाया जा रहा है आपस में? ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल किए हैं वो पहुंच गए, तब भी तुम एनएफएस कर रहे हो, एग्जैक्टली। और बात उनकी कर रहे हो जिन तक अभी वो क्वालिफिकेशन होगी ही नहीं। होगी ही नहीं, है ही क्या वो नहीं। पोस्ट वैकेंट रहने की साजिश है क्या? हालांकि कोर्ट ये कहता है कि वैकेंट नहीं रहेगी, हाँ, वो लेकिन ये तो सर वेग चीज हो गई। हाँ, कोई वे ठोस पॉलिसी तो ठोस बनी नहीं। पॉलिसी नहीं बनी उस पे। इसका मतलब हड़बड़ी क्यों है? हाँ, एक पॉलिसी जब बनती है तो बाकायदे शोध करके आंकड़े जुटाती है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस बनाती है, फिर पूरे समाज को कन्विंस करती है, पार्लियामेंट को कन्विंस करती है, समाज बैठकर सोचता है कि अच्छा, हमारे समाज में कोई अगर वाकई पिछड़ा है और आंकड़ा मेरे सामने आ गया। जैसे अब क्या कर रहे हो आप कि यादव, मैं अपने उदाहरण लेता हूं, अदर बैकवर्ड क्लास में क्या किया कि पूरे उत्तर भारत में ये चर्चा फैला दी है कि ओबीसी का सारा हक यादव, कुर्मी और कुशवाहा लोग ले रहे हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कितना, कहां, कितने परसेंट? यूनिवर्सिटीज में टोटल ओबीसी पॉपुलेशन 4% है। हाँ, तो क्या 4% सारे यादव, कुर्मी, कुशवाहा ही हैं? इसका मतलब आंकड़े नहीं है, धारणा है धारणाएं हैं। कि जो दिखता ज्यादा हो, जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, एग्जैक्टली। आबादी अगर इनकी ज्यादा है, बिहार के का सेंसस से हम एक आंकड़ा ले लें, हाँ, 14% के आसपास यादव कम्युनिटी है, और सरकारी नौकरी में 1.5% के आसपास है। अच्छा, तो इसका मतलब आपके मन में जो धारणा थी आरक्षण विरोधी और यादव विरोधी होने की, आंकड़े में तो वो साबित हुई नहीं, साबित नहीं, बैकलॉग भी है। बैकलॉग है।
विश्वविद्यालय में जो एलिजिबल हो के पहुंच रहा है आप उसको एनएफएस कर रहे हैं और शोध हो। अगर ईडी सीबीआई आजकल फ्री हो तो जरा चुनाव नाव अभी कुछ दिन है तो रुक कर जरा विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों पर जांच करा लो। एग्जैक्टली। सारे एससी एसटी ओबीसी पोस्ट ही एनएफएस होती हैं। हाँ। ओ यूआर में तब एनएफएस होगी जो दो ताकतवर लड़ जाएंगे। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए रिजर्वेशन था। देश का एक भी सेक्टर ऐसा बता दो, एक भी गवर्नमेंट सेक्टर, एक भी इंस्टीट्यूशन जिसमें एससी एसटी ओबीसी अपनी आबादी के मुताबिक है क्या? कोई नहीं है। कोई नहीं है। रिप्रेजेंटेशन 10% भी नहीं, आबादी 90%। हाँ हर जगह पोस्ट वैकेंट है, बैकलॉग दिया नहीं। बिल्कुल, हायर जुडिशरी हो या फिर हम जहां रिजर्वेशन नहीं है वहां तो एग्जीक्यूटिव्स हो, बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद आप कह रहे हो बांट दो, ये करो वो करो। इस तरह पॉलिसी नहीं बनती। पॉलिसी इज अ सीरियस इशू। विदाउट डेटा आप आंकड़े हैं नहीं जातिवार जनगणना के। बिहार ने कहा कि 75% आरक्षण कर देना चाहिए, तो यही न्यायपालिका उसे रोक दी है ना। रोक दिया है, राइट। तो बिहार तो आंकड़े भी ले आया, हाँ, फिगर भी उसके आर्थिक हाथ में। आंकड़े दिया, हाँ एससी एसटी ओबीसी को देखा कि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रिजर्वेशन को बढ़ाया, कोर्ट ने रोक दिया। इस पर डिबेट क्यों नहीं हो रही? हाँ अदर बैकवर्ड कम्युनिटी में अदर बैकवर्ड क्लास को डिवाइड किया है बिहार ने। हाँ। देश के कई राज्यों में डिवाइड है। वो डिवाइड करने के बाद जब रिजर्वेशन बढ़ाया, मंडल कमीशन कहता है 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। बिल्कुल। आप इस पर बात क्यों नहीं करते कि भाई आबादी बढ़ाओ, कैटेगरी बांट दो ओबीसी में? लाभ नहीं हुआ। क्रीमी लेयर आया, 8 लाख के ऊपर अमीर हो गया ओबीसी, उसको क्रीमी लेयर से बाहर कर लगा दिया दिया और ईडब्ल्यूएस में गरीब हो गया। गरीब हो गए। ये इसका मतलब कितना विडंबना है। क्रीमी लेयर इज अ फेक फेनोमेना। एग्जैक्टली। क्रीमी लेयर देखने में अच्छा लगता है। हाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट बाहर से देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि जो एससी एसटी ओबीसी, ओबीसी तो खैर सीधे शामिल नहीं है, पीछे जो रह गया उसको आगे ले आएगा। नहीं ले आएगा साहब। हमारा आर्गुमेंट उस पे ये है, कहीं पोस्ट सारी वैकेंट न रह जाए। रोस्टर बनेगा तो ट्राइब में अगर 2 कैटेगरी बन गई राइट। तो पहला ही वो 14वां पद आ रहा है, दूसरा तो 30वां 35वां पद आएगा और कब वो आएगा? भरने में 200-300 साल लगेंगे। तो जो सपना आप दिखा रहे हो असल में वो व्यवहारिक नहीं है। एग्जैक्टली। इस फैसले में जो दिख रहा है वो अच्छा दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे की साजिश बेहद खतरनाक है। वो प्रतिनिधित्व को कम करेगी, लोगों को आपस में बांटेगी, क्योंकि बिना आंकड़ों के ये किया जा रहा है। और ये हक संसद का हो, ये हक राष्ट्रपति का हो और आंकड़ों के साथ इस पर बात हो। जी हम अपने बिल्कुल। उस समाज के लिए भी कह रहे हैं जो पीछे रह जो गया है। पीछे रह गए, डेफिनेटली आपने एक बहुत सही बात कही। मेरा एक और सवाल यह है कि हम जैसे देखते हैं कि क्रीमी लेयर की बात होती है। अब हम जब देखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रहा था तो 7 में से 6 जज जो थे वो अपर कास्ट थे, ब्राह्मण्स थे। या फिर हम हायर जुडिशरी में देखते हैं कि एससी एसटी ओबीसी वहाँ बिल्कुल बहुत ही नेग्लिजिबल है। आपने कुछ डाटा दिए थे हायर जुडिशरी, जो हाई कोर्ट के जुडिशरीज में वहाँ लगभग 79% अपर कास्ट है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी 21% में है, केवल सीमित रह गया है। यही बात एग्जीक्यूटिव में हम देखते हैं, या देश में जितने भी वीसीज है वहाँ एससी एसटी ओबीसी कहाँ है। तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पे क्यों नहीं सोचता कि इतना सारा एक ही वर्ग जो है अपर कास्ट इतने सारे पोजीशंस पे है, और जो जिस वर्ग के लिए बातें हो रही है वो कहीं नहीं है, और क्रीम असली कहाँ है? और क्रीम असली का। हम तो अभी भी कह रहे हैं ईडब्ल्यूएस आया। चलिए यहाँ से इसको समझते हैं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आया, मंडल आंदोलन जब आया, मंडल लागू करने के लिए माननीय कांशी राम आंदोलन कर रहे थे, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, करुणानिधि, हाँ रामविलास पासवान उसके लिए आंदोलन कर रहे यस, थे, नीतीश कुमार, एक बहुत बहुत बड़ी बड़ा एक फौज थी उसमें। विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसा एक लीडर उसे हाँ लागू कर रहा है। देश में उसके खिलाफ सड़कों पर लोग उतरे, आगजनी की, तोड़फोड़ किया, पत्थर मारे, गालियां दी कि देश बर्बाद हो जाएगा, मेरिट की हत्या हो गई। हाँ और आजकल मेरी प्रोफेसर की डायरी पढ़ लो, सारी मेरिट की हत्या तो यहाँ बैठ के हो रही है जिसपे कोई बात नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। 30 लाख 50 लाख रुपए देकर के प्रोफेसर बन रहे। आरएसएस की शाखा में जाओ तो प्रोफेसर बन जाओ, आप किसी के रिश्तेदार हो प्रोफेसर के तो उसको भर दो। हर तरह का करप्शन इस समय हो रहा है, मेरिट की हत्या नहीं हो रही। 100 में 96 नंबर मेरा था, टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट में था, मेरी जगह 50-52 नंबर वाले को रख दिया, मेरिट की हत्या नहीं हो रही। तो असल में इस देश में रूलिंग क्लास जो बना, अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल, सो कॉल्ड हिंदू, राइट। उसने कैप्चर किया है हर जगह 90% चीजें। एग्जैक्टली।
ये देश को पता नहीं है। एजुकेशन, जुडिशरी, मीडिया, प्राइवेट सेक्टर, हर जगह वो है। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। इसके बाद हो ये रहा है कि जैसे ही मंडल आया, बाबा साहब का संविधान आया, तो हमारे इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक दिखने लगे। यस। कुछ एससी, एसटी, ओबीसी के लोग बराबर में बैठने लगे। हेमंत सोरेन कहते थे ना कि हम जंगल से चल करके इनके बराबर में बैठ गए तो इनके कपड़े मैले हो गए। यस। एक आदिवासी मुख्यमंत्री जब ये ये बोलता है, पीड़ा थी उनकी। वो आदिवासी मुख्यमंत्री की पीड़ा जयपाल सिंह हुड्डा की पीड़ा है। हम्म। बाबा साहब अंबेडकर की पीड़ा ये थी कि हमारे समाज में मैं इतना डिग्री लेकर आया तो मुझे फाइल फेंक कर दे रहे हो। आज आईएएस बन गया आदमी, और उस आईएएस को क्या जाति खत्म हो गई उसकी? क्या राष्ट्रपति बन गए तो जाति खत्म हो गई? क्या आईपीएस व्यक्ति घोड़ी पर चढ़ने गया तो पुलिस नहीं लगानी पड़ी? जातियां पद से और आर्थिक क्षमता से नहीं खत्म नहीं होती। खत्म होती। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बार बार बात बोलते हैं ये मैं सच। 1000 बार बोलूंगा इस बात को कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, ऑस्ट्रेलिया में पढ़कर आए, मुख्यमंत्री के बेटे रहे, यादव रहे। यस। यादव तो अछूत नहीं रहा। हाँ। क्यों गंगा जल से उनका घर धुलवाया? अभी मंदिर गए तो क्यों मंदिर धुलवाया? ये जाति व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव। बिहार में मुख्यमंत्री थे नाई समाज से आने वाले भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। किसने कहा आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां। डॉट डॉट डॉट, ये गाली दी है, गाली दी गई। मैं बोल नहीं सकता। वो ओबीसी थे, जाति नहीं जाती। वो ओबीसी मुख्यमंत्री थे। राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ, ये मुख्यमंत्री के लिए बोला गया है। माननीय जज साहब मिलॉर्ड, कभी इस देश को समझिए कि जाति खत्म नहीं होती। एग्जैक्टली। जाति खत्म होने के लिए बाबा साहब ने एलिमिनेशन ऑफ कास्ट लिखा है। दिल में मनुस्मृति रह गई तो बाबा साहब कहां से आते? तो हम एक बड़े प्रोस्पेक्टिव में अमन भाई इसको देखें राइट। कि क्रीम बनी कहां? दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। बाल बनाने वाले को तुमने ये सम्मान दिया, भैंस चराने वाले को ये सम्मान दोगे? अब हुआ क्या कि मंडल कमीशन, बाबा साहब का संविधान, तो भैंस चराने वाले, बाल बनाने वाले, ताड़ी उतारने वाले, मैला ढोने वाले, खेत में काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले, भैंस चराने वाले, बकरी चलाने वाले बगल में बैठ गए। yes. प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मंडल लागू हुआ तो देश की डेमोग्राफी बदल गई। तो पीड़ा होने लगी। तो जो असल में क्रीम थी उसको लगने लगा कि हमारे बीच में 90% आबादी के बीच से इंटेलेक्चुअल पैदा होने लगे। इंडिया साइलेंट रिवॉल्यूशन क्रिस्टोफ जेफरले मंडल आंदोलन को कहते हैं। कहा है। बाबा साहब अंबेडकर जैसा एक नायक बना तो इंटेलेक्चुअली चैलेंज किया ना, तो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पहली बार मंडल के बाद बनने शुरू हुए। तो पहली पीढ़ी तो अभी जुडिशरी में, न्यायपालिका में, उसके बाद विश्वविद्यालयों में, मीडिया में आना शुरू हुई है। और अभी से सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह रहे हैं कि उनके बेटे को नहीं मिलना चाहिए। अभी पॉलिसी पे भी अलग बात कर रहे हैं कि अलग पॉलिसी होनी चाहिए रिजर्वेशन की। भाई हम भी कहते हैं चलो रिजर्वेशन पर आप डिबेट करो। हम भी जानते हैं कि रिजर्वेशन में कुछ कमियां हैं। डिबेट यहां से शुरू होगी क्या? जो धारणा चाय चट्टी की चौराहे पर बैठ के बोली जाती थी वही अब सुप्रीम कोर्ट के नहीं, फैक्ट्स से होगी। अगर रिजर्वेशन पर रिव्यू होगा तो हम पहला सवाल इस देश के लोगों से पूछेंगे, कितने % लोग एससी एसटी में क्रीम बन गए जिसके लिए आप लेयर बनाने जा रहे हो? आंकड़े दिखाइए हमें। विश्वविद्यालय में वो कहां है, मीडिया में कहां है, जुडिशरी में कहां है, क्लास ए की नौकरियों में कहां है? ओबीसी में आपने क्रीमी लेयर थोप दिया है। यस। इंदिरा सानी जजमेंट से। आज भी मैं कह रहा हूं कितने वाइस चांसलर ओबीसी के हैं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से था, 92 डिग्री कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में एक भी ओबीसी एससी एसटी प्रिंसिपल नहीं है। वेयर इज द क्रीम? आप नाहक क्रीमी लेयर थोप रहे हैं। क्रीमी लेयर जैसा अभी कोई समाज में तबका तैयार नहीं हुआ। अब इसकी एक बड़ी गंभीर बात है, वो मैं आपसे साझा कर दूं। बार बार क्रीमी लेयर थोपने का मतलब क्या होता है पता है? जो थोड़ा सा सक्षम हुआ, एजुकेट हुआ, जो आपके सवाल में बहुत गंभीर सवाल था, पीएचडी करके जो प्रोफेसर बनने गया, उसे तो तुम कर रहे हो एनएफएस, और उसकी जाति देख करके कह रहे हो अच्छा आप जाटव हैं, यादव हैं, मीणा हैं, तो अब तो आप मलाईदार परत में आ गए। आप नहीं होगे। बाकी अगर कोई है तो चुन लो। हम भी कह रहे हैं चुना ही जाता था, इसमें जाति देखकर नहीं चुना जाता था। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमें हटा करके पोस्ट वैकेंट रख दो और 3 साल बाद उसे यूआर से भर दो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संदेह जताया है। अब मेरा कहना यह है कि इसके पीछे एक मंशा है, समाजशास्त्री मंशा है, कि जो वर्ग थोड़ा सक्षम होता है, पढ़ता है,
वो अपने समाज को जागरूक करता है। कोई अन्याय समाज पर होता है तो सबसे पहले वो बोलता है, लेख लिखता है, विमर्श हाँ, करता है, आंदोलन करता है, अपने समाज को चेतना संपन्न करता है कि आपके लिए क्या जरूरी सवाल है। उस वर्ग को विलन बना दो अपने ही समाज के लोगों के सामने, और दूसरे लोग उसी से लड़ने लगे। ये मंशा इस वर्गीकरण के पीछे अगर है तो ये मंशा बहुत खतरनाक है। ये बांटो और राज करो की मंशा है। बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही। मैं एक और महत्वपूर्ण बात पे आपसे विचार चाहूँगा। कल चर्चा के दौरान जब हमने देखा कि एजुकेशन के संदर्भ में कल चर्चा हुई, आपकी किताब को लेकर चर्चा हुई कि जो हायर एजुकेशन जो है या फिर इवन जो प्राइमरी एजुकेशन है, इसको किल किया जा रहा है। बड़े पैमाने पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आई है, कई गवर्नमेंट की स्कूलें बंद हो रही है। मतलब जो शिक्षा का जो माहौल बन रहा था, तो शिक्षा का माहौल यहाँ पे कहीं न कहीं मिटाया जा रहा है। और नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत जैसा हमने कल थोड़ा सर को सुना, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय को केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रखा जाए, इस तरह की भी एक बात आई है। ये भी कहा गया है कि वहाँ पे ज़बरदस्ती से मनुस्मृति की कुछ बातें सिलेबस आ बदल रही रहे है हैं, या हाँ। कुछ भगवद गीता की बातें आ रही है। तो ये किस तरह से आप इसको किस तरह से देखते हैं इस सारे मैं यही कह पर्सपेक्टिव रहा को? हूँ अमन भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना ज़रूरी सवाल उठाया है। इस पर तो हम लोग पूरा घंटे भर का पॉडकास्ट करें अपने समाज राइट, को बिल्कुल बताने के करेंगे। लिए, तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अभी बहुत क्रक्स में सुखदेव जी का भाषण आपके चैनल पे भी आएगा, और मैं अपने यस, देखने वालों को गुजारिश करूंगा कि जब प्रोफेसर की डायरी का वो वीडियो आए तो जरूर सुनिएगा। प्रोफेसर सुखदेव थोराट यूजीसी के पूर्व चेयरमैन रहे। उन्होंने पॉलिसी बनाई एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चे कैसे हायर एजुकेशन तक आए। राइट, फेलोशिप दी, स्कॉलरशिप दी, उनको मौके दिए, उनका ड्रॉप आउट रेशियो कम कैसे हो, उनको कैसे हायर एजुकेशन में प्रोफेसर बनने के लिए और अच्छे प्रावधान किए जाएं। आज इस देश में क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्स शब्द से बनी ग्लोबल नॉलेज के केंद्र है। हर विचारधारा के लोग उसमें होने चाहिए। आज संघ का कब्जा है, मैं खुल करके बोलता हूं। हुँ, कोई शाखा में जा रहा है, वही हवन कराने विश्वविद्यालय का कुलपति बना हुआ है। हुँ, एक ही जाति के लोगों का वर्चस्व है। इसमें नेम प्लेट बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। हाँ, हमने यस, हमने आज से 5 साल पहले ये वायरल करना शुरू किया था। मैंने अपने विभाग में ये काम किया था, मुझे ऐसे ही थोड़ा नौकरी से निकाला। मेरे हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय में 1922 में वो विश्वविद्यालय बना। हाँ, उसके बाद 70 साल बाद पहला दलित अगर विश्वविद्यालय का एक डिपार्टमेंट का एचओडी बनने जा रहा था तो लोग उसका विरोध कर रहे थे। हुँ, हमने आंदोलन किया और वो नेम प्लेट की सूची वायरल कर दी। एक दिन फोटो में अंदर गया और अच्छा, चेंबर में से फोटो खींच के भेजा। 99% लोग तो एक ही एक तबके ही के थे, कम्युनिटी के थे, यस, और असली क्रीम वो है। वो है। उसके लिए उस पर कोई कोई बात टिप्पणी नहीं कोई करता टिप्पणी कि नहीं उन्हीं का करता। बेटा प्रोफेसर, उन्हीं का नाती प्रोफेसर, यस, उन्हीं के रिश्तेदार प्रोफेसर। जैसे पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब इससे ज्यादा क्या टिप्पणी करें, समाज समझता है। अब एजुकेशन पर आते हैं। एजुकेशन में ये हो रहा है, मंडल के बाद इस एजुकेशन में एक हमारे प्रोफेसर थे, उन्होंने बहुत गंभीर बात कही। आज 7 अगस्त है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को तो रिजर्वेशन मिल गया, लेकिन बहुत थोड़े से लोग वहां पहुंच पाते थे। हाँ, कभी कहते थे नॉट अवेलेबल, कभी आए तो कहे नॉट फाउंड सुटेबल। उनको रोका गया, बहुत थोड़े से लोग पहुंचे तो बोल नहीं पाते थे, या लड़ते थे तो बहुत कम लोग थे, उनको दबा दिया जाता था। यस, दवा दिया गया उनको। मंडल जब लागू हुआ तो हमारे एक शेड्यूल कास्ट के प्रोफेसर ने बोला कि पता है लक्ष्मण, जब मंडल लागू हो गया तो ओबीसी लोगों को आने का मौका मिला, यस, और इसलिए हम मंडल लागू कराने के लिए शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ रहे थे कि जब ओबीसी भी आ जाएगा तो हम मिल करके इस अन्याय के यस, खिलाफ लड़ेंगे। मजबूती से लड़ेंगे। और जब मंडल लागू हुआ तो यूनिवर्सिटीज का कैरेक्टर चेंज हो गया। हाँ, पहली बार ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग स्टूडेंट बने, रिसर्चर बने, प्रोफेसर बनना शुरू हुए। और उसी समय से इन विश्वविद्यालयों को प्राइवेट करने की कोशिश शुरू कर दी गई। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, आपदा को अवसर में। संसद में बहस तक नहीं हुई है इस नहीं, पर। हाँ, इस पे बहस नहीं हुई, कुछ भी बहस आप नहीं हुई इतनी है। बड़ी पॉलिसी बना रहे हो और बिना संसद में बहस के पॉलिसी आपदा में अवसर पास कर दिया। और क्लोजर मर्जर की पॉलिसी है इस देश में। मैं महाराष्ट्र आया, पिछली बार एक एजुकेशनल प्रोग्राम में था, वहां लोगों ने बताया कि 55 से 60 हजार सरकारी स्कूल बंद कर बंद दिए हुई गए है हैं महाराष्ट्र में, पिछले दिनों। यस। उत्तर प्रदेश में ऐसे हजारों स्कूल बंद ही हैं। महाराष्ट्र में 42,000 के आसपास का आंकड़ा है। डिग्री कॉलेज, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है
कि क्लोजर और मर्जर की पॉलिसी के तहत 45,000 डिग्री कॉलेज को बंद करके अगले कुछ दिनों में 15,000 पर ले आएंगे। अच्छा। सरकारी स्कूल को बंद किया जाएगा, सिलेबस चेंज किया जा रहा है। विश्व भारत के संविधान को माथे से लगाएंगे देश के प्रधानमंत्री, और एनसीईआरटी की क्लास 3 और क्लास 6 की किताब में संविधान की प्रस्तावना है उसको सिलेबस से हटा देंगे। संविधान को पढ़ाएंगे नहीं। मनुस्मृति को मोरल लेसन की तरह से दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ाने जा रहा है। हाँ। आजकल कई नैतिक शिक्षा के नाम पर एक धर्म की शिक्षा आरोपित कर दी गई है। क्या ये विश्वविद्यालय में शिक्षा होगी? क्या बाकी धर्म के बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदे आर्टिकल 28 से लेकर के कई आर्टिकल में ये बात कही कि एजुकेशन को रिलीजन से दूर दूर रखना चाहिए। एग्जैक्टली। एजुकेशन साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करने की बात करता है। आर्टिकल 51A पूरे देश के नागरिकों में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ाने की बात करता है, और वो बढ़ाने का जरिया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन को धर्म का मठ मत बना दो। मठ तुम्हारा अलग है, वहां तुम मठाधीशी करो। विश्वविद्यालय ओपन स्पेस होते हैं। ओपन स्पेस होता है। अगर तुम हर वहां जगह पर होते एक हैं। धर्म को पढ़ाना चाहते हो, हम कहते हैं मनुस्मृति पढ़ाओ, लेकिन जिन बच्चों को मनुस्मृति पढ़ाओ उसी में महात्मा फुले की गुलामगिरी भी पढ़ाओ, यस। बाबा साहब अंबेडकर का रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म भी पढ़ाओ, एनिमेशन ऑफ कास्ट पढ़ाओ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की हिंदू बनाम हिंदू पढ़ाओ, राहुल सांकृत्यायन की तुम्हारी 6 पढ़ाओ। हिंदू अध्ययन केंद्र दिल्ली विश्वविद्यालय खोल रहा है, बौद्धिस्ट अध्ययन केंद्र वहां खुला हुआ है, और उस विश्वविद्यालय का सबसे खराब विभाग अगर कोई है जिसके पास फंड नहीं, जिसके पास कोई फैसिलिटी नहीं, वो बुद्धिस्ट अध्ययन केंद्र है। और हिंदू अध्ययन केंद्र में सारा फंड होगा, तो थोड़ा फिर मुस्लिम अध्ययन केंद्र, सिख अध्ययन सब केंद्र, जगह होना चाहिए। जैन अध्ययन केंद्र भी बनाओ। विश्वविद्यालय का मतलब ये, मैं मनुस्मृति पढ़ाने से कभी रोकूंगा नहीं आपको, बशर्ते कि मनुस्मृति के बगल में गुलामगिरी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। विश्वविद्यालयों में सिलेबस बदल दिया गया साहब। फेलोशिप साल साल भर हो गए नहीं आ नहीं रही। मिल रही। मौलाना आजाद फेलोशिप मुस्लिम बच्चों को मिलती थी, बंद कर दी गई। गई। सुखदेव थोराट साहब ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एससी एसटी और ओबीसी बच्चों, ओबीसी की फेलोशिप बंद कर दी गई। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इन बच्चों को जेआरएफ जो मिलता है, या सबको जो जेआरएफ मिलता है, 6-6 महीने 8-8 महीने फेलोशिप नहीं आती है। नहीं आती है। कहते हैं यूजीसी को पैसा नहीं है, अगर पैसा आएगा तो मिलेगा। और एजुकेशन बजट को पिछले 10 साल में आधा कर दिया, 2.5% एजुकेशन बजट। और जब पढ़ेगा इंडिया नहीं तो गलगोटिया, अशोका, एमटी बनेगी। सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आ रहे हैं। ये विश्वविद्यालय बेचे गए बिजनेस के अड्डे बन जाएंगे। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप डिग्री खरीदने वहां जाइए। इसलिए सबसे पहले इस एजुकेशन से दूर कौन होगा? जो सबसे बाद में एजुकेशन पाना शुरू किया, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी। इसलिए एजुकेशन चौपट, इसलिए भी प्रोफेसर की डायरी अब तो मराठी में भी आ गई। और आवाज इंडिया देखने वाले लोग, मैं जानता हूं विचारधारा के लोग हैं, आप एक बार प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा, आपको वो चिंता वहां मिलेगी। इसलिए हम एक बड़े सवाल की बात करते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बैठ के एक दिन एजुकेशन के क्राइसिस पे बात करें? बिल्कुल होना चाहिए। अगर देश के विश्वविद्यालय बर्बाद होंगे, एनएफएस किया जा रहा है, 99.9999% एनएफएस एससी एसटी और ओबीसी को किया गया। बैकलॉग एससी एसटी ओबीसी को दिया नहीं गया। आज भी देश के किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर 5% से ज्यादा भी तीनों मिला देंगे तो एससी एसटी ओबीसी के नहीं है। कहां है क्रीम? वाइस चांसलर तो होंगे ही नहीं, पॉलिसी बनाने में कोई है नहीं। तो ये जो इंटेलेक्चुअल क्लास डेवलप हुआ था ना एससी एसटी ओबीसी का, ये जब डिबेट करने लगा, किताब लिखने लगा, बोलने लगा, पढ़ने लगा, तो इसको क्रीमी लेयर बना करके अपने समाज से काट के अलग कर दो और विलन बना दो। तो आपके ही समाज के लोग आपके ही खिलाफ खड़े कर दिए जाए। ये क्रीमी लेयर करता है। इसलिए क्रीमी लेयर बेहद घटिया चीज है, इस पर रिव्यू होना चाहिए। और विश्वविद्यालय से लेकर के हर जगह के आंकड़े पब्लिक, अमेरिका ने हर जगह दिया, डाइवर्सिटी इंडेक्स जारी करता है। इस देश के लोग भी डाइवर्सिटी इंडेक्स जारी करें, तब आप क्रीमी लेयर पे बात करना, हम भी आपके साथ यस। बस एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है कि किस तरह से उच्च शिक्षा को बर्बाद किया जा रहा है। देश में साइंटिफिक टेम्पर की बात आपने कही थी और हमारा संविधान भी कहता है। पिछले विगत 10 साल से हम देख रहे हैं कि देश में बड़े पैमाने पे कई तरह के बाबा बुआ बन गए हैं और बड़े धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। ठीक है, वो अपना एक सबको अधिकार है। लेकिन जो साइंटिफिक टेम्पर की बात होती है तो हमारे पीएम भी कहते हैं कि देश की पहली सर्जरी जो थी वो गणेश की थी, और देश के साइंटिस्ट लोगों ने भी इसके खिलाफ एक्शन आवाज उठाई। आप किस तरह से देखते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर कहाँ होना चाहिए था देश का और अब कहाँ है?
साइंटिफिक टेम्परर इतना आगे है, नासा और इसरो पीछे हैं, और नाली के गैस से चाय भारत में बनती है। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट है। असल में हम एक विरोधाभासी दौर में जी रहे हैं। हम्म, एक तरफ तो हम एजुकेशन चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े इंग्लिश मीडियम में, हम्म, हमारा बच्चा पढ़े साइंस। हमारी किताबें क्या कहती हैं, दुनिया की उत्पत्ति कैसे हुई, तो किसी शेषनाग के फन पर दुनिया टिकी है, किसी किताब में नहीं लिखा है। किसी में नहीं लिखा। और घर में जब वो बच्चा प्रैक्टिस करता है तो उसे वही सिखाया जाता है। यस। स्कूल में कुछ और ज्ञान दे रहा है हमारा समाज, हम्म, और घर में कुछ और ज्ञान दे रहा है। स्कूल में ज्ञान दे रहा है कि a+b का होल स्क्वायर अगर हो तो ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आ गया। तो वो एक्स्ट्रा 2ab का एक ट्रेनिंग दे रहा है कॉलेज में। केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, ग्रह नक्षत्र पढ़ा रहे हैं, वनस्पतियां पढ़ा रहे हैं, जीव की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ा रहे हैं, हाँ, सब साइंस पढ़ा रहे हैं। हाँ, और घर में क्या कह रहे हैं, पुनर्जन्म और भाग्यवाद, इनसे निकला ब्राह्मणवाद। तो ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान, हाँ, जिसमें समता की चाह नहीं। वह हम एक विरोधाभासी समाज में जी रहे हैं। बाबाओं के यहाँ अपना दुख दर्द लेकर लोग इसलिए जाने लगे क्योंकि इस देश ने हॉस्पिटल में दवाइयां नहीं दी। बाबा पर्ची बनाने लगा, कोई फूंक करके आपका ऑपरेशन कर दे रहा है, कोई पानी छिड़क करके आपके भूत उतार दे रहा है, कोई कैंसर ठीक कर दे रहा है। ये चुटकुले और मजाक इस देश में इसलिए होने लगे क्योंकि हमने अपने पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटलों को बर्बाद कर दिया। जी, जिनके घरों में बीमार हैं लोग, आप एक सरकार उसे इलाज नहीं दे पाई तो वो बाबा के यहाँ चला गया, तो बाबा की दुकान चलने लगी। जहां स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय जेब का पैसा देख करके नहीं मिलना था, सबके लिए समान समाजवादी शिक्षा होनी आंदोलन का था। नारा था, हम्म, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। दवाई और पढ़ाई मुफ्त करना सरकार की जिम्मेदारी थी। जी, तो सबको शिक्षा मिलती तो चेतना मिलती, समझदारी मिलती, केवल डिग्री नहीं। डिग्री तो फेक भी मिल जाती है इंटायर पॉलिटिकल साइंस की। डिग्री की मात्र पढ़ाई नहीं, डिग्री अगर होती तो रोजगार अच्छा मिलता, लेकिन शिक्षा चेतना पैदा करती है, समझदारी पैदा करती है। आपने उसे बर्बाद किया तो अचेतना की एक भीड़ पैदा हुई। हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, बीमार लाचार लोग, शिक्षा से वंचित लोग बाबाओं की शरण में जा रहे हैं। बाबाओं का बिजनेस बढ़ रहा है, यस, वहां भीड़ बढ़ रही है, हॉस्पिटलों में भीड़ बढ़ रही है। इस देश के उन लोगों को जो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर दो जगह जाएं, स्कूल जाएं, सरकारी स्कूल, तो वहां किनके घरों के बच्चे पढ़ रहे हैं, और सरकारी हॉस्पिटल में जाएं, कौन लोग वहां पर यस, इलाज कराने के लिए भटक रहे हैं, अमानवीय स्थिति में गिरे पड़े हैं साहब, उसके लिए दवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। सरकारी अस्पतालों में जिसके जेब में पैसा है, उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, अच्छे अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। भारत वहां बंटा हुआ है। इस देश के SC ST OBC स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय और हॉस्पिटल से वंचित हैं। तो जब वो वंचित हैं तो बाबाओं की दुकान खोली गई है, जो चुनाव आने पर एक पार्टी का एक फायदा पार्टी का पहुंचाते हैं। फायदा बचाता है। इसलिए साइंटिफिक टेम्परामेंट कौन डेवलप करता? प्रोफेसर ना। प्रोफेसर को तुमने बना दिया RSS का गुलाम। तो प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में बैठ करके हवन कर रहा है, मंदिर पर भाषण दे रहा है, और उसके बाद संस्कृति का अध्याय पढ़ा रहा है। प्रोफेसर क्रिटिकल माइंड डेवलप कहां कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। वाइस चांसलर बैठ करके हवन कर रहा है। पुजारी नेता बन गए, और नेता पुजारी बन गया, कुलपति पुजारी बन गया, प्रोफेसर पुजारी बन गया। विश्वविद्यालयों को कितना बर्बाद किया गया है, अभी तो ये देश के लोग जानते नहीं। विश्वविद्यालयों के भीतर डिबेट डायलॉग डिस्कशन का मामला ही नहीं बचा, और अब ब्रॉडकास्टिंग बिल ले आ रहे हैं। हम और आप जैसे लोग जहां बैठे हुए हैं, अब यूट्यूब पे कल को कुछ बोल देंगे, हो सकता है हमको जेल में डाल दें, आपका चैनल बंद कर दें, मेरी बिल्कुल आवाज ये, बंद कर दें। यस, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट कहता है डिबेट डायलॉग डिस्कशन, यस, एजुकेशन कहती है डिबेट डायलॉग डिस्कशन, भारत का संविधान कहता है तर्क प्रज्ञाशील करुणा। और हमारा आज जो सरकार चल रही है वो ज्ञान स्कूल कॉलेज बर्बाद कर रही है, ताकि कांवड़ ढोने जाओगे तो हेलीकॉप्टर से फूल की बारिश होगी, 69,000 शिक्षक भर्ती में SC ST OBC आरक्षण मांगने जाएंगे तो लाठी की बारिश होगी। एजुकेशन मांगोगे तो लाठी मिलेगी। नौकरी 45 साल में सबसे कम हो गई, हाँ, रोजगार मिल नहीं रहा, तो उस भीड़ को कहां ले जाएंगे? उस भीड़ को धर्म की तरफ ले जाओ, अंधविश्वास पाखंड की तरफ ले जाओ। उस भीड़ को रोजगार मत मांगने दो, सवाल मत पूछने दो।
एग्जैक्टली। इसलिए आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। हम जैसे लोग इसीलिए कलम और किताब बचाने के लिए प्रोफेसर की डायरी लेकर आए हैं और एजुकेशन को बचाने की बात कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हम इस बातचीत को यहीं समेटते हैं। एक अंतिम टिप्पणी आप तो चाहेंगे कि ये तो सारी बातें हमने की, लेकिन बहुत छोटे-छोटे मुद्दे पे हमने कई बार देखा है कि एससी, एसटी, ओबीसी में टकराव भी हो जाता है और इस टकराव से बचना भी ज़रूरी है क्योंकि हमारे मुद्दे समसामयिक हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं। तो छोटी-छोटी बातों में जो टकराव है, उसको मिटाना ज़रूर है, ज़रूरी होना चाहिए। इस पर एक आपकी अंतिम टिप्पणी चाहूँगा। मैं केवल एक शेर पढ़ता हूँ अपने एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों के लिए। यस। देखिए, बहुत तरह की चीज़ें ऐसी होंगी जो टकराव की वजह बनेंगी। हुँ, कुछ चीज़ें ऐसी वाक़ई होंगी जिसमें लगेगा कि फ़र्क है। हुँ। कोई आगे बढ़ गया, कोई पीछे रह गया। जो आगे बढ़ गया वो पीछे के लिए चिंतित है कि नहीं, हमारे कंसर्न ये भी है। यस, हमारा कंसर्न है। हमारे समाज में अब ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अगर मैं प्रोफ़ेसर बन गया और मैं अपने ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी के उन भाइयों-बहनों तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, जिनको अभी एजुकेशन नहीं मिली है और उसके लिए अगर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ तो दोषी हूँ मैं। इसको मैं कबूल करूँगा। इसलिए हमारे पूरे एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों को पे बैक टू सोसाइटी की और ज़रूरत बहुत है। ज़्यादा आवश्यकता इस तरह के संगठनों की और ज़रूरत है जो अपने उन भाइयों-बहनों को आगे ले आने की कोशिश करें। सरकारें नहीं ले आएँगी। सरकारें उन्हें पीछे रखेंगी, दिखावा करेंगी कुछ-कुछ आगे लाने का। राजनीति उन्हें आगे नहीं ले आने देनी चाहिए। उस राजनीति में जो आगे ले आने देना चाहेगा उसको वोट नहीं मिलेगा, वो सरकार नहीं बना पाएगा। हुँ, समाज सबसे बड़ा होता है। यस। सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, ऐसे संगठन बनाए जाएं जिसमें हर जाति बिरादरी के लोगों को शामिल किया जाए। उनके लिए किताबें, उनके लिए पढ़ाई का इंतजाम हो, हम उसका काम करें। कुछ लड़ाई कराने के झगड़े होंगे। हुँ, ओबीसी को एससी से लड़ा दो। हमारे यहाँ उत्तर भारत में कहा जाता है शेड्यूल कास्ट के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार ओबीसी कर रहा है। वहां भी हम पूछते हैं आंकड़े बता दो। आंकड़े कोई नहीं बताएगा, धारणा बताएगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं सारी मलाई वही लोग खा, कहाँ कितना। हाँ, इस तरह से लड़ाने वाली साजिशें हमेशा से रही हैं। यस। मुट्ठियां बंद हो जाएंगी तो ताकतवर हो जाएंगी। इसलिए एकजुट मत होने दो। इनके जहां लड़ने के पॉइंट हैं उसको उभार करके तिल का पहाड़ बना दो। हाँ, ये छोटे से मुद्दे आपको ऐसे पेश किए जाएंगे और हमारे कुछ लोग भी उसमें शामिल होते हैं। हो जाते हैं। मान लीजिए ओबीसी के किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो अति पिछड़े समुदाय से कहा जाएगा देखो ये लोग ऐसे ही होते हैं, हुँ, ये तो तुम्हारे दुश्मन है। बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। छोटी सी गलती राई का पहाड़, हाँ, तिल का ताड़ बनाकर पेश की जाएगी। एससी कम्युनिटी के बीच अगर कोई मान लीजिए जाटव है तो उसको बाकी वाल्मीकि से लड़ा दो। यादव, कुर्मी, कुशवाहा को निषाद, केवट, मल्ला, प्रजापति, राजभर से लड़ा दो। ये समाज में हो रहा है। हुँ, थोड़ा अंतर दिखेगा भाई। मीणा को गैर मीणा से लड़ा दो। ये राजनीति करती है। हमारे जैसे लोगों का काम क्या है? हम तो नेता नहीं है, हम तो आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं है। अभी भी हमारा काम क्या है? हम जोड़ने वाला काम करते हैं। यस। हम ये कहते हैं कि ओबीसी में 3743 जातियां सारी हमारी एक दर्द की हैं। सबका दर्द एक है तो सबकी दवा एक है और संगठित होने पर ही हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं। यस, संगठित होना शेड्यूल आवश्यक है। कास्ट और शेड्यूल कास्ट के बाकी जातियों के बीच भी अंतर विरोध होंगे। हम उन्हें बैठकर बात करके सुलझाएंगे। लेकिन अगर बंटे रहेंगे तो वो हमें लड़ाने वाले लोग कामयाब हो जाएंगे और हम कमजोर होंगे। इसलिए अगर 10 में 6 बातें भी हमें तोड़ने वाली होंगी तो हम उन पर कम टूटें। जैसे मैं ओबीसी लोगों को एक बात कहता हूँ, हुँ, अगर आपकी लाठी में दम है ना तो कमजोर पर नहीं, अपने से मजबूत पर चलनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली। इसीलिए एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों से कहता हूं, अपने अपने घर के परिवार के लोगों पर कोई अन्याय कभी मत करना। अगर अन्याय करना है, अगर तुम्हें लड़ना है, ताकत दिखानी तो अपने ताकतवर पर दिखाओ जो सबका हक छीन करके बैठा है। और अब तो लाठी का जमाना नहीं साहब, अब तो कलम का जमाना है। और इसलिए जोड़ने वाली अगर 4 बातें हैं तो न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एका बनाइए। मान लीजिए लक्ष्मण यादव की 1-2 बात आपको नहीं पसंद आई तो मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हमला एससी, एसटी, ओबीसी के लोग न करें। मैं उनका जवाब नहीं देता, वो भाई हैं हमारे, यस। वो घर के लोग हैं। मैं कभी किसी के बारे में बुरा नहीं मानता। हाँ, वो मेरी खूब आलोचना करते, मैं सुन लेता हूँ। क्योंकि अंत में मैं क्या कहता हूं कि जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। वाह! हमें अपने लोगों से नहीं लड़ना है। यस। मुझे पता है कि मुझे सबसे ज्यादा सम्मान मेरे समाज ने दिया है।
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों ने मुझे जो पहचान दी है वो मेरे लोगों ने दी। यस, तो थोड़ी आलोचना करेंगे तो मैं सुनूंगा। सुनना बस चाहिए। यही हमारे समाज में होना चाहिए। हमारा आदमी अगर कहीं कोई हमारी आलोचना करे तो विनम्रता से उसको सुन लें स्वीकार। और जोड़ने का काम करें, तोड़ने का नहीं। और आखिर में एक वाक्य, लोग वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, बांट दो, लेकिन हमारी शर्त लगाओ कि किसको कैसे बांटोगे और हमारा जो आखिरी पायदान पर व्यक्ति है उसका नुकसान न होने दो। अभी वो तैयार नहीं और उसका चेहरा दिखा करके तुम यहां से अगर हकमारी करोगे तो सजग हो जाने की जरूरत है। हम सब बैठेंगे, बात करेंगे, योजना बनाएंगे, आंकड़े जुटाएंगे, जातिवार जनगणना कराएंगे, सब लोग बैठ के मिल बैठ के सहमति से, इतने इंटेलेक्चुअल एससी एसटी ओबीसी के पास हैं, बैठेंगे, बात करेंगे और हमारे सबसे पीछे छूट गए भाई बहन के लिए, परिवार के लिए हम योजना बनाएंगे। यस, लेकिन कोई अगर हमें लड़ा करके दुरुपयोग करना चाहेगा तो इतना तो हम भी अब समझ गए हैं और इसका जवाब देना भी हमें आता है। जरूरत पड़ती है तो एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट 2 अप्रैल 2018 ओबीसी का मसला नहीं था। हाँ। और जोड़ने का आखिरी में 2 एग्जांपल दे रहा हूं साहब। एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट में उत्तर भारत में जाएंगे तो पता चलेगा कि एक नैरेटिव चलता है कि इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग ओबीसी के ऊपर किया गया। हाँ, लेकिन जब जुड़ने का दौर आया तो 2 अप्रैल को ओबीसी के जितने भी संगठन जागरूक हैं सारे एससी एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट के खिलाफ भारत के एससी एसटी के साथ खड़े थे। बिल्कुल। और जब नीट में रिजर्वेशन की बात आई, जब मंडल आंदोलन की बात आई तो एससी एसटी के लोग ओबीसी के लोगों के साथ खड़े थे। ये हमारा यही जोड़ने का, भाईचारा है। ये अपने आप जोड़ने का एक भाईचारा बना हुआ है। रोस्टर का आंदोलन हमने मिलकर लड़ा है, हाँ, संविधान बचाने की लड़ाई हमने मिलकर लड़ी है। हम मिले रहेंगे और मिलकर के एक दूसरे को मजबूत करते हुए, हमारी कोई कमी होगी तो हम स्वीकार करेंगे, हम कोई हमारा राजनीतिक एफिलिएशन होगा तो उसको छोड़ देंगे और हम मिल करके एकजुट होकर के हम न्याय और समता के लिए लड़ेंगे। न्याय और समता के लिए लड़ेंगे। असली लड़ाई हमारी न्याय की है। उस न्याय की लड़ाई को हम कोर में रखेंगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को जो है वो लड़ना नहीं है, मिलकर आपस में बैठ के बातें तय करनी है। और कोई नहीं चाहेगा कि किसी का भी बुरा हो या कोई भी इस दौड़ में पीछे छूटे। तो हर व्यक्ति को उसका हक अधिकार मिलना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से डॉक्टर साहब ने समझाया और ये भी बताया कि किस तरह से हमारे हक को मारा जा रहा है, किस तरह की साजिशों के तहत हमारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को वहां आने से रोका जा रहा है और शिक्षा को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। तो इसके लिए हम सबको मिलकर इकट्ठा लड़ना होगा और अपने ही भाई लोगों के लिए पे बैक टू सोसाइटी भी करनी होगी। भी बात डॉक्टर साहब ने बताई। सर आप हमारे बीच में और हमसे बातचीत की उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।